सभी को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, विगत वीडियोज़ में हमने लागत लेखांकन का भारत में विकास कैसे हुआ, लागत की महत्वपूर्ण क्या शब्दावली है, लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर है, लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या है, क्यों किन कारणों से हम वित्तीय लेखांकन के साथ साथ लागत लेखांकन भी मेंटेन करते हैं, लागत लेखांकन के क्या लाभ हैं और लागत लेखांकन का आलोचनात्मक विश्लेषण आदि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम लागत के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। लागत की परिभाषा में हमने देखा है कि लागत का मतलब है यदि किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए या किसी वस्तु का निर्माण किया जाए या किसी वस्तु का खनन किया जाए तो उस परिस्थिति में उस वस्तु को तैयार अवस्था में होने तक की जो खर्चे होंगे वो सब लागत के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि लागत में किए गए व्ययों को हम 3 भागों में मोटे तौर पर बांट सकते हैं: सामग्री मटेरियल, श्रम लेबर और ऊपरी व्यय एक्सपेंसेस। सामग्री की बात करें तो सामग्री का अर्थ उन सभी पदार्थों से है जिनका प्रयोग किसी वस्तु या किसी उद्योग में वस्तु के निर्माण करने में किया जाता है। सामग्री उन सभी पदार्थों की लागत है जो किसी उपक्रम के द्वारा अपनी वस्तु के निर्माण करने में प्रयोग में लाई जा रही है। डायरेक्ट अब इन सामग्री को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का तात्पर्य है कि मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाली सामग्री, किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो सामग्री प्रमुख रूप से उपयुक्त होती है उसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। जैसे फर्नीचर में हम लकड़ी का प्रयोग करें, पुस्तक में हम कागज़ का प्रयोग करें, तो ये डायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि उसके बिना उसका उत्पादन संभव नहीं है। सीधे अर्थ में यदि हम इसको जानें तो प्रत्यक्ष सामग्री का सीधा संबंध उत्पादन की मात्रा से है। अर्थात यदि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा उसी अनुपात में उस सामग्री की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो ये ऐसी सामग्री जो उत्पादन के मात्रा के साथ साथ परिवर्तित होगी उस सामग्री को हम डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। और डायरेक्ट मटेरियल जैसे हम उदाहरण के तौर पर लें तो शक्कर के उत्पादन में गन्ना डायरेक्ट मटेरियल होगा, मक्खन के उत्पादन में दूध डायरेक्ट मटेरियल होगा। यदि हम प्रत्यक्ष सामग्री की विशेषताओं की बात करें तो कुछ विशेषताएं जो कि महत्वपूर्ण विशेषताएं वो हैं: प्रत्यक्ष सामग्री उत्पादन विशेष का एक बहुत अभिन्न अंग होता है उसको, और यह उत्पादन के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उत्पादन का इकाइयों का उत्पादन बढ़ता जाएगा उसी अनुपात में उस प्रत्यक्ष सामग्री की मात्रा बढ़ती जाएगी। और यदि किसी सामग्री को किसी विशेष उपकार्य के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह उसकी प्रत्यक्ष सामग्री अपन मानेंगे। यदि किसी वस्तु की प्रकृति इस प्रकार की है कि वो प्राथमिक पैकेजिंग में काम आती है तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक पैकेजिंग की जो लागत होगी वो प्रत्यक्ष सामग्री के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। अर्थात अब निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वो सभी सामग्री जिसके बिना उत्पादन किया जाना संभव नहीं है, जो उत्पादन का अभिन्न अंग है और जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बढ़ती जाती है, प्रत्यक्ष सामग्री की श्रेणी के अंतर्गत आएगी। सामग्री का दूसरा रूप है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मटेरियल। प्रत्यक्ष सामग्री के अलावा ऐसी सामग्री जिसकी मात्रा कम होती है और वो जो उत्पादन का अभिन्न अंग नहीं है, हिस्सा नहीं है। जैसे कार्यालय में प्रयोग किया जाने वाला स्टेशनरी का उत्पादन करना उस कार्यालय का काम नहीं है, उसका काम कुछ अन्य है, लेकिन उस कार्यालय के संचालन करने के लिए स्टेशनरी की आवश्यकता है, इसलिए ये इसको अप्रत्यक्ष सामग्री कहेंगे। ये किसी कारखाने के संचालन करने के लिए यदि हम कलपुर्जों का प्रयोग काम में लेते हैं या मशीन को साफ़ करने के लिए रद्दी कपड़े की काम लेते हैं या लुब्रिकेंट ऑयल का काम में लेते हैं तो वो एक अप्रत्यक्ष सामग्री होगी। वो उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता और उसकी लागत बहुत कम होती है और उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ उसकी लागत उतनी नहीं बढ़ती जितना कि प्रत्यक्ष सामग्री की बढ़ती है। अर्थात उसी अनुपात में ये बढ़ती नहीं है, इसीलिए ये उत्पादन का अभिन्न अंग है।
अभिन्न अंग नहीं है उस अनुपात में नहीं बढ़ता, उसकी लागत कम होती है, इसलिए इस सामग्री को हम अप्रत्यक्ष सामग्री कहेंगे। दूसरी बात करें मजदूरी की। मजदूरी का अर्थ है कि यदि किसी संस्था में कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है, वो कर्मचारी जो उस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं, चाहे वो मजदूरी के रूप में दिया जाए, चाहे वेतन के रूप में दिया जाए, चाहे बोनस के रूप में दिया जाए, तो वो मजदूरी के अंतर्गत आती है। मजदूरी को भी उसी तरह से दो भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष श्रम लागत और अप्रत्यक्ष श्रम लागत। प्रत्यक्ष श्रम लागत का तात्पर्य एक ऐसी लागत से है जो उत्पादन लागत केंद्र या इकाई से सरलता से संबद्ध किया जा सकता है, अर्थात जो उत्पादन के निर्माण करने में काम में आई है उसको प्रत्यक्ष श्रम करेंगे। इसका भुगतान दोनों प्रकार से किया जा सकता है। यदि कार्यानुसार पारिश्रमिक दिया जाता है तो वो सीधी सीधी प्रत्यक्ष लागत है, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्य के अनुसार ही वो बढ़ता जाता है। लेकिन यदि जो है पारिश्रमिक समय के हिसाब से किया जाता है तो भी यदि उसकी मात्रा बढ़ रही है उत्पादन के साथ साथ, तो उसको भी हम प्रत्यक्ष श्रम की श्रेणी में शामिल करेंगे। अप्रत्यक्ष श्रम का अर्थ उस श्रम से है, अप्रत्यक्ष श्रम का अर्थ उस श्रम से है जो उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उस कार्य को संपादित करने के लिए उस श्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादन का कार्य फैक्ट्री में चल रहा है, वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उपस्थिति रखने के लिए एक जो है वो लेखा कर्मी रखा हुआ है, या उस कार्यालय की चौकीदारी के लिए, सुरक्षा के लिए चौकीदार रखा हुआ है, या कार्यालय में प्रयुक्त कोई प्रबंधक रखा हुआ है। ये सब अप्रत्यक्ष श्रम है, उसकी श्रमिक से उत्पादन से उसका कोई प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष श्रम की श्रेणी में शामिल करेंगे। व्ययों को भी उसी प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से यदि किसी वस्तु की या सेवा की लागत केंद्र या इकाई से जुड़े हुए हैं तो वो प्रत्यक्ष व्यय की श्रेणी में आएगा, जैसे किसी विशेष वस्तु के निर्माण को मंगवाने के लिए उपकरण का किराया। यदि किसी विशेष वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त मशीनों से हास मरम्मत व्यय, किसी उत्पादन के निर्माण करने के लिए डिज़ाइन सांचे, किसी उत्पादन वस्तु के निर्माण करने में शोध के व्यय, रॉयल्टी, दोषपूर्ण उत्पादन हो जाता है उससे संबंधित व्यय, ये चूँकि उत्पादन से जुड़े हुए हैं इसलिए इन सभी व्ययों को प्रत्यक्ष श्रम कहेंगे। इसके अलावा अन्य कोई व्यय जो कार्यालय व्यय हो सकता है, प्रकाश के व्यय हो सकता है, चौकीदारी का व्यय हो सकता है, भवन के मरम्मत से संबंधित व्यय हो सकता है, ये सभी व्यय अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। इस प्रकार से हम सामग्री, श्रम और उपरिव्यय तीनों को ही दो भागों में बांटे जाते हैं, प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय। तो ये सभी व्यय हम किसी भी वस्तु की लागत निकालते समय ये महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करेंगे, और आगे हम प्रश्नों को हल करने में इन सब की जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए आज के चैप्टर में ये हमने चर्चा की है। धन्यवाद।